सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोगों को फिनोल के बाकी कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम लोग फिनोल बना सकते हैं, उनको पढ़ना है। ठीक है। सो इसके पहले तक मैंने आपको दो प्रिपरेशन मेथड करवा दिए थे। उसके साथ साथ मैंने फिनोल की एक एसिडिक नेचर वाला वीडियो बनाया था और दो केमिकल रिएक्शन भी बता चुका हूं फिनोल के बारे में। ठीक है। सो वो काफी फेमस केमिकल रिएक्शन थी और वो एसिडिक नेचर भी जो टॉपिक था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। ठीक है। सो अब हम लोग बाकी बचे हुए जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के उसको खत्म कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से उसको समझिएगा। दूसरी बात, हर जगह हमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि जो फेमस केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें मैं आप लोगों को डेफिनेटली मैकेनिज्म बता दिया करता हूं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें हर केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बहुत आसान होती हैं जिसे सिर्फ एक बार लिख दिया जाए तो समझ में आ जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। सबको समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा उसको एज इट इज याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बाय द वे हमें प्रिपरेशन किसका करना है? जेई और नीट का। इसमें हम लोगों को अननेसेसरी जो केमिकल रिएक्शन जिनके मैकेनिज्म को अभी पूछी नहीं जाती है उन पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना। जिनकी पूछी जाती है उनका तो मैं ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म करवा ही रहा हूं। सो चलिए, बाकी बचे हुए प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला है वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लिखिए। ठीक है। फिनोल का प्रिपरेशन पहला मेथड हम लोग देखते हैं, बाकी बचे हुए बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है ना। व्हाट अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इसको क्या बोलते हैं? RMGX। ये तो पता होगा आप लोगों को। अब देखिए, जरा सोचिए कि आपको बनाना क्या है। आपको बनाना है बच्चों फिनोल। आपको फिनोल बनाना है। फिनोल का मतलब क्या होता है? देखिए, बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आपने क्या लगा दिया है? OH। इसको फिनोल बोलते हैं, हम जानते हैं। सही है। तो अब आपको क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R आप इस्तेमाल करते हो वो बेंजीन रिंग यानी कि एराइल ग्रुप होना चाहिए, जिससे आप आसानी से क्या बना पाओगे? फिनोल। सबको समझ में आता है? तो आप आसानी से फिनोल बना पाओगे। जरा सोचिए, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लेने वाला हूं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेने वाला हूं ये वाला। R की जगह मैं AR लगाऊंगा। ठीक है। बेंजीन रिंग, और उस पे यहां पर MgX होगा। क्लियर होता है सब लोगों को? जिस पे इस पे प्लस और इस पे माइनस होता है, ये हम जानते हैं। देखिए, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और इसे आसानी से फिनोल में कन्वर्ट करूंगा। अब यही देखना है कि ये काम करेगा कौन। सबसे पहले तो ये कैसे बनाओगे? तो देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि आपको लेना है यहां से क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन, कोई भी ले लो। मान लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। उसका रिएक्शन मैं किससे कराऊंगा? मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस से। हम काम बहुत बार कर चुके हैं और ये आपको याद हो जाना चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो केमिकल रिएक्शन याद नहीं होता है। याद इसीलिए नहीं होता, आप फोकस नहीं करते हो। आप रिएजेंट पे फोकस करो, आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि वहां क्या बनने वाला है। ये बड़ा फेमस यहां पर एरो पे लिखा हुआ रिएजेंट है, एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 की मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। समझ जाए कि यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX। तो ये तो आपका R वाला पार्ट है और ये वाला X वाला पार्ट है, उसके अंदर मैग्नीशियम को आपको डालना है। इतना सा ही सोच बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने ये डाल दिया, तो ये बन गया। जरा क्या बन गया, जरा चेक करिए। दैट इज MgX। तुम सब जानते हैं कि ये जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और उसके साथ जुड़ा हुआ ये आपके पास जो कार्बन का यहाँ पर सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ चुका है, उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट तो मिल गए। अब सिंपली आपको क्या करना है? इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाना है, जो आपको एयर से लेनी है। सबको समझ में आ गया? अब यहां पर मैकेनिज्म की इतनी कुछ खासी जरूरत ही नहीं है। बस ऑक्सीजन, देखिए ये हाफ ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है वो यहां पर जुड़ेगी मैग्नीशियम और इस कार्बन के कंपाउंड के साथ क्या बनाएगी? यहां पर बॉन्ड बनाएगी। अब देखिए, काम बहुत ही आसान हो गया। यहां पर सिर्फ इतना करना है आपको। ये देखिए, मैं इसको टेढ़ा बना देता हूं जिससे और ज्यादा प्रॉपरली आपको समझ में आए। कार्बन का नेगेटिव साइन अब खत्म हो गया, ऑक्सीजन आ गया बीच में, और इस ऑक्सीजन ने MgX के साथ भी क्या किया है? बॉन्ड बनाया है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसको प्रोटॉन देना है और उसको OH देना है। तो सीधा आप इसको वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी में भी डाल दोगे। ठीक है। सो यहाँ पर वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी में अगर आपने डाल दिया तो गर्म पानी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा होता है। अब आप खुद से सोचिए, ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास और ये नेगेटिव पार्ट जाएगा MgX के पास। तो फाइनली क्या बन गया हमारे पास? फिनोल तैयार हो गया। देखिए,
सो फाइनली यहाँ पर ये फिनोल तैयार और MgOH साथ में तैयार हो गया। एक्चुअली ये काम हमने अल्कोहल के टाइम पे भी किया था। सो फाइनली फिनोल की प्रिपरेशन आप लोग किससे कर सकते हो? फिनोल की प्रिपरेशन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हो। और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने Mg ड्राई ईथर से करवाया तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट है वो तैयार हो गया। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सबको दिखाई दे रहा है। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद आपको इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवानी है जो कि एयर से मिलेगी और फाइनली आपके पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन सिर्फ वार्म वाटर में भी डाल दोगे तो फिनोल तैयार हो जाएगा। इतनी इफेक्टिव है। और ये आपके ये सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती है ना, A से B बनाना, B से C बनाना, उनमें काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो मैं आपसे कहूंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अच्छे से फोकस करके रखना कि एक्चुअल में उसका इस्तेमाल कैसे, कहां और कब हो रहा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये पहला रिएक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, सबको गौर से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे चलते हैं, रिमेनिंग मेथड्स में दूसरा मेथड करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब रिमेनिंग मेथड्स में अगला मेथड चेक करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फिनोल बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो लिखिए फिनोल बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब सेकंड मेथड हमें लेना है बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये काफी बार पूछ लिया जाता है। सो इसको ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन के साथ ही बता दूंगा, चिंता मत करो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेंजीन ही चाहिए। तो C6H6 आपने लिया, देखिए इसको बेंजीन बोलते हैं, C6H6 तो आपको पता ही होगा। सो इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? देखिए दो लिखा हो सकता है, या तो आप H2SO4 फ्यूमिंग ये ले लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, या फिर वहां पर एरो पे ओलियम भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3, इसको ओलियम कहते हैं। किसी से भी रिएक्शन कराओ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको याद करने को बताता हूं। क्या आप H2SO4 को यूं नहीं लिख सकते हो? एक बार तो SO3H और यहां पर OH। हमको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है। और यहां पर बेंजीन पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो हो गई, आपको दिख ही रहा है क्या करना है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर और ये SO3H वहां जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या बनाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए SO3H यहां जुड़ गया और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब तो आपको पता लग गया कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसको बोलते हैं। ये क्लियर है ना सब लोगों को? सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यही है। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे का काम आसान है, लेकिन उससे पहले ये जो प्रोटोनेटेड ये जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, इसको हटाओ। ठीक है, सो यहां से क्या करना है? इस एसिडिक हाइड्रोजन को सबसे पहले हटाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन के लिए। इसको हटाते हैं। इस हाइड्रोजन को कौन हटाएगा? जरा सोचिए। एसिडिक हाइड्रोजन को बेस हटाएगा, तो यहां पर NaOH ले लिया। तो जरा सोचिए, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव है। कौन किसको लेके जाएगा? H प्लस OH माइनस, H2O बाहर निकल गया और Na प्लस जाके वहां जुड़ गया। हर एक पार्ट जो है इस केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लो। तो फाइनली यहां पर बन गया SO3Na, दिखाई दे रहा है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब फिर से यहां पर रिएक्शन आपको करवानी है, किसके थ्रू? जरा ध्यान से इसको चेक करेगा। यहां पर NaOH की फिर से 2 यूनिट लगेंगी, NaOH। दो बार लिख देता हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। लिख दिया। अब यहां से होगा कुछ यूं कि सबसे पहले तो ये बाहर निकल रहा है, ये वाला पार्ट Na2SO3। देखिए Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बाहर निकलेगा, Na2SO3 निकला। साथ में यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, देखिए OH और यहां से ये H, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। और पीछे बचा NaO, वो वहां जाके जुड़ जाएगा। किसके साथ? क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री हुई है और उसका हाइड्रोजन फ्री हुआ है। ऑक्सीजन की वैलेंसी बाकी है, इस कार्बन की वैलेंसी बाकी है, दोनों जुड़ जाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिएगा, ये क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जरा चेक करो आप कहां पहुंच गए? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड यहां प्लस है और इसको यहां पर माइनस। अब खुद से सोचिए, इसको प्रोटोनेटेड कर दूं, इसको कैसे भी अगर H प्लस मिल गया तो बन गया आपका फिनॉल। तो उसके लिए आप क्या करोगे? H प्लस की रिक्वायरमेंट है इसको, वो आप HCl के थ्रू या किसी के भी थ्रू एसिडिफिकेशन कर दो, मिल जाएगा।
सो फाइनली यहाँ पर एसिडिफिकेशन करने के बाद H+ भी लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि एसिडिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पर OH फिनोल तैयार हो गया, ये लीजिए। सो फाइनली यहाँ पर फिनोल की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, उसको सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। नाउ दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से लिख लेना। सोडियम फिनोक्साइड, इसकी ये केमिकल रिएक्शन होती है जो कि बहुत ही सिंपल है, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो आपने बेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन H2SO4 या फ्यूमिंग HSO4 या ये ऑलियम लिखा होगा उससे करवाया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहां पर आपको फॉर्म होता हुआ दिखा। सबसे पहले इस प्रोटॉन को गायब करो, वो किससे होगा? NaOH से। तो यहां पर आपने H+ को हटाया और Na+ वहां जुड़ गया। अब 2 यूनिट आपने इस्तेमाल की NaOH की, ठीक है, कई बुक्स में सीधे लिखा होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूं 2 यूनिट इस्तेमाल होती है NaOH की, जिससे Na2SO3 बाहर निकला, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, इसके अलावा वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहां पर एक NaO बचा जिसकी वैलेंसी फ्री है, और यहां पर ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है C6H5, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, उसकी वैलेंसी बाकी है। दोनों ने जुड़ के सोडियम फिनोक्साइड बनाया, अब तो को प्रोटॉन देना है और यहां पर फाइनली फिनॉल बन गया। ये सिंपल सा तरीका है जिसको आप ध्यान से देख लो, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। सबको समझ में आ गया? अब रिमेनिंग में सिर्फ एक ही मेथड बाकी है, उसके बाद आपके फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड तो जी खत्म हो गए, ठीक है। ध्यान से उसको देखिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट मेथड बता देता हूं आपको फटाफट से। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब फिनॉल के लिए लास्ट प्रिपरेशन मेथड चेक कर लेते हैं, एंड दैट इज फिनोल बाय डायजोनियम सॉल्ट। ये मेथड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला या फिर सल्फोनिक एसिड वाला। सिंपल है, आपको ध्यान से इसको देखना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इसको करवाने के बाद एक बार ये तीनों केमिकल रिएक्शन मैं एक साथ लिख दूंगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस वे से याद करना है। सबको समझ में आता है? सो चलिए, टॉपिक का नाम लिखिए, फिनॉल बाय थर्ड रिमेनिंग मेथड, फिनॉल बाय डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। फिनोल को अब आपको डायजोनियम सॉल्ट से बनाना है। सो फिनोल बाय डायजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले तो ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, ये क्या होता है, ये भी हमें मालूम नहीं है, तो इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बड़ी ही फेमस केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले आप एनिलीन लीजिए। सो यहां पर मैंने एलिनीन लिया, ये लीजिए। आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा के NH2 ग्रुप को जोड़ना है। एनिलीन इसी को बोलते हैं। सो फाइनली ये एनिलीन है, और ये केमिकल रिएक्शन खैर आप आगे भी पढ़ोगे जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ोगे। अब ये बहुत ही ज्यादा फेमस केमिकल रिएक्शन है। जैसे ग्रिग्नार्ड में क्या होता था, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन की रिएक्शन आप Mg और ईथर, ड्राई ईथर से करवाते थे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता था। ऐसे ही इसको भी याद रखिए कि जब भी एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 से करवाते हो, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर पे HNO2 भी लिखा हो सकता है, HNO2 प्लस HCl। तो इसके लिखे होने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है, तो इसको याद नहीं करना आपको। NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। एक्चुअली आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे होते हो, लेकिन नाइट्रस एसिड फ्रीली मिलता ही नहीं है, इसलिए आप NaNO2 और HCl का इस्तेमाल करते हो, क्लियर है। लेकिन ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी यहां पे, देखिए ये हुआ रहा बेंजीन। डायजो का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन ने टोटल यहां पर क्या बनाए हैं, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन इसके साथ रहता है, तो इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, सो दिस इज बेंजीन, ठीक है, अब इसी से बनेगा बेंजीन डायजोनियम, इसको डायजो ग्रुप कहते हैं। ये देखिए मैं लिख देता हूं, दिस इज डायजो। सो बेंजीन डायजोनियम, उसके बाद क्लोरीन आपको दिख ही रहा है, तो ये क्लोराइड। बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखिए। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन क्यों लिखा, क्योंकि ये बेंजीन है, ये डायजो है, और ये क्लोराइड है। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। अब आपको कुछ करना नहीं है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको वार्म वाटर में भी डाल दो, वार्म वाटर, तो क्या होगा जरा चेक करो। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, ये निकलेगा बाहर, ये देखिए यहां पर ये N2 बहुत आसानी से, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 आसानी से बाहर निकलेगी। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस, एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है ना, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, यहां से दिखाई दे रहा है सब लोगों को। उसके अलावा ये H+ इस Cl- के साथ जाएगा और HCl बाहर निकलेगा, वो भी दिख रहा है,
दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और ये OH माइनस उस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ये लीजिए दिखाई दे रहा है, वो OH माइनस उस बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनॉल की। ये बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, बहुत ही आसान केमिकल रिएक्शन है। ये देखिए नाइट्रोजन गैस प्लस HCl और फिनॉल की फॉर्मेशन होगी, सिर्फ गर्म पानी में डालते ही आपका ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में था वैसे यहां पर भी है। जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद वाटर से रिएक्शन कराया, वहां पे बन गया था और यहां पे बहुत आसानी से बन गया है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक एक्टिव, एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, ठीक है। यहां पर आपको सिंपली वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करानी है और आपके पास फिनॉल तैयार हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, एनिलीन NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाते हो, उसके बाद सिर्फ आप वाटर से रिएक्ट कराते हो, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रिमेनिंग यहां पर केमिकल रिएक्शन है। एक बार मैं तीनों को एक साथ लिखूंगा क्योंकि यहां से यहां तक के स्टेप वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक साथ लिखने तक आपको सारे याद हो जाएंगे। बट उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज कराता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, अब तीनों मेथड को मैं एक साथ लिखता हूं और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आप फोकस करेगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है, और वो चीज जहां भी दिखेगी आप समझ जाएगा कि इसमें हमको करना क्या है। यहीं से आपके सिक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो सोल्व होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहला आपका मेथड कौन सा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते कैसे, उसके लिए आपको चाहिए हेलोएरीन। इस केस में हेलोएरीन, अदरवाइज हेलोएल्केन एल्केन के केस में चाहिए होती है, ठीक है। सो फाइनली हेलोएरीन आपने ली, आप कोई भी हेलोबेंजीन ले लो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप इसके किससे करवाओगे, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। तो ये ट्रिक है इसको पकड़ने की, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर समझ जाओ कि यहां मैग्नीशियम को एंटर करवाना है। ये एक स्टेप है ऐसा जो बार बार आपको दिखेगा और फाइनली आपको यहां पर यही काम करना है। यहां पर MgX ये लीजिए, यहां पर पॉजिटिव और इस पार्ट पे नेगेटिव है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो गया। तो यहां से यहां पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ था नहीं। फिर से अगर आपने यहां पर ऑक्सीजन से करवाया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके बिल्कुल बीच में घुसेगा और फाइनली यहां पर क्या बनाएगा, ये रिएक्शन था। दैट इज वेरी सिंपल। ये देखिए MgX, अब हमें पता है ये माइनस है और ये प्लस है। अब आप इसको सिर्फ पानी के साथ भी रिएक्ट करा दोगे तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो सो फाइनली यहां पर क्या बनेगा, दिस इज OH और MgOH बाहर निकल जाएगा। सिंपल है। तो मैं आपको फोकस करने कहूंगा, यहां पर हेलोएरीन की रिएक्शन आपने मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से करवाया तो आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया। पहली चीज तो ये। दूसरी केमिकल रिएक्शन में आपने क्या किया है, चेक करिएगा। सिर्फ आपने बेंजीन ली और उसकी रिएक्शन आपने H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 से करवाई थी, जिससे आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार किया था। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां से यहां जाना इंपॉर्टेंट है, वैसे यहां से यहां आप चेक कर लीजिए कि क्या बनेगा। यहां से आइडिया लगाना थोड़ा आसान है। उसके बाद आप इसको क्या करना पड़ता है, इस प्रोटॉन को हटाना पड़ता है, यानी कि NaOH से रिएक्शन करानी पड़ती है। फिर से आप NaOH से 2 बार रिएक्शन कराते हो तो 1 यूनिट तो इसको हटाने में काम लगती है और 2 यूनिट यहां पर SO3 को भी हटाने में काम लगती है, ठीक है। सो 1 यूनिट इसकी और 2 यूनिट इसकी, ठीक है। फाइनली आप यहां पे क्या बनाते हो, यहां पर ये बनाते हो, ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद कुछ नहीं है, प्रोटोनेटेड कर दो उसको। फाइनली प्रोटोनेटेड करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे फिनॉल। अब ये भी आसान है, लेकिन यहां फोकस करने की चीज ये है कि बेंजीन की रिएक्शन आप H2SO4 से कराते हो तो आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हो। थर्ड रिएक्शन को गौर करो। थर्ड रिएक्शन कौन सी थी जो अभी हमने करी, एंड दैट इज, आपने इस केस में क्या लिया था, एनिलीन। क्लियर होता है। अब एनिलीन की रिएक्शन देखिए, ये भी बहुत फेमस है। ये देखिए जैसे कि यहां पर हेलोएरीन लेने के बाद मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा रहे हो, ऐसे यहां पर एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 से करवाइए और HCl साथ में लिखा हो तो ये फेमस है, याद कर लो इसको। इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं आपको, जब मैं आपको नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। वहां पर आपके डायजोनियम के जो कंपाउंड होंगे उसमें आएंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन बहुत सारी आएगी। लेकिन गौर करो, एनिलीन की रिएक्शन जैसे इसके साथ कराओगे NaNO2 और HCl के साथ, इसकी मैकेनिज्म की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर डायजोनियम सोल्ट यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बहुत ही आसान है,
ठीक है, यहाँ पर N2Cl ये प्लस और ये माइनस, ये तैयार हो गया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आपको सीधे पानी से रिएक्शन करवाना है, सीधे वाटर में भी डाल दोगे तो ये इतना रिएक्टिव है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, HCl को लिबरेट करेगा और यहाँ से आपकी फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, बात ही खत्म हो गई। अब देखिए फोकस करने वाली चीज, तीनों एक ही साथ लिख दी मैंने। यहाँ पर हेलोएरीन, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर तो ग्रिग्नार्ड, यहाँ पर सिर्फ बेंजीन H2SO4 से सल्फोनिक एसिड मिलेगा, और यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2, याद कर लो NaNO2 और HCl, यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा जिसको पानी में डालते ही फिनॉल बन जाएगा। ये सिंपल सी 3 केमिकल रिएक्शन है। इज इट हार्ड? नो, नॉट एट ऑल। बस यही चैनल की खास बात है, फटाफट से एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आपके फिनॉल के मेथड खत्म हो गए। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमें देखनी है फिनॉल की एक और नेमिंग केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को यहां पर केमिकल रिएक्शन बताऊंगा क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसके पीछे का मैकेनिज्म भी बताने वाला हूं, और मैकेनिज्म समझने के बाद एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट बड़ी आसानी से याद हो जाता है, जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पूरी मैकेनिज्म देखिएगा, छोटी सी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे लेकिन देख के जाइएगा। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ये फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है तो हमें फिनॉल तो चाहिए ना बच्चों। अब देखिए फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले फिनॉल ले लिया, ये हमारे पास फिनॉल है, और ध्यान से इसको देखिएगा, फिनॉल में सीधे रिएक्शन नहीं होती है, फिनॉल में आपको पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से हटाना पड़ता है। जो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा NaOH, कोई बेस। सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सोडियम फिनोक्साइड बनाओगे, यहां से OH करेगा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस और यहां से बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ध्यान से उसको देखिएगा, सोडियम फिनोक्साइड। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ध्यान से उसको देखिएगा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है इसकी CO2 के साथ, ठीक है? सो फाइनली यहां पर CO2 होगा फर्स्ट स्टेप, और फिर सेकंड स्टेप में आपको एसिडिफिकेशन करवाना है। तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे देखिए ध्यान से, CO2 से रिएक्शन, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन तो यहां पर Na+ के रिमूवल के लिए, वापस उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो CO2 से रिएक्शन करवाने के बाद क्या होगा, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आएगा। वो कैसे आया वो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों स्टेप करने के बाद यहां पर होगा OH और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे COOH। ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्थो पोजीशन पे ही जुड़ा, किसी और पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि पहली बात तो ये है कि फिनॉल एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, जिसमें यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है वो रेजोनेंस की वजह से सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही एक्टिव होती हैं। दूसरी बात, यहां पर ऑर्थो वाले क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ऑर्थो वाले कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। सवाल बहुत बार पूछा जाता है, देखिए जरा गौर से, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। क्लियर हो गया? सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस केमिकल रिएक्शन में बहुत बार आपको इसका, यानी कि ये फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम ही पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं पूछते। तो मैं आपको इसका नाम बताता हूं, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो आप लिख लीजिए सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड बनता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इसका नाम ही बहुत बार पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो 2 स्टेप में आपको लिख के दें, सीधे भी आपको लिख के दे सकते हैं कि ये फिनॉल है, उसमें आपने रिएक्शन करवाया, सबसे पहले NaOH और साथ में फिर CO2 और फिर उसके बाद दूसरे में एसिडिफिकेशन, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप तुरंत उस केस में क्या कहेंगे कि यहां पर सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अगर आप इसको और कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो दूसरा नाम भी हो सकता है। ऑर्थो पोजीशन पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रखा है तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। लिख लो, दिस इज ऑर्थो, ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे लिए मेन ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन हो गई। सो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। उसके बाद यहां क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो गया। सो फाइनली इस तरह से तो ये है केमिकल रिएक्शन। आपको एग्जाम में ये लिखा मिलेगा, आपको सीधे आंसर करना है कि भैया यहाँ प्रोडक्ट क्या है। ओ मैंने ऑर्थो था, मैं उसको हटा देता हूं, ठीक है? सो फाइनली ये सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब हम देखेंगे कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लो कि अगर आपको NaOH, CO2 और H+ देखने को मिले तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है और जिसका फॉर्मूला ये होता है। सबको समझ में आ गया? सो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। चलिए फटाफट से देख लिए, ले लीजिए।
सो चलिए गाइस, अब कोल्बे रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म चेक करते हैं। इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको आसानी से समझ में आएगा कि सैलिसिलिक एसिड फिनोल से बना तो बना कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने बनाया है फिनोल। आपको फिनोल तो चाहिए क्योंकि फिनोल की रिएक्शन है, तो मैंने यहां पर फिनोल बनाया। ध्यान से इसको चेक करेगा, बहुत आसान है और ये रिएक्शन वैसी है जैसे कि राइमोटिमान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से उसको चेक करिएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि ये फिनोल है और इसकी एसिडिक नेचर होती है, हाइड्रोजन आसानी से अलग हो सकता है, और इसको अलग करिए सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहला काम होता है NaOH का, जो यहां क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा, और OH माइनस आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। सबको दिखाई दे रहा है, और यहां से क्या निकलेगा बाहर, H2O बाहर निकलेगा। तो यहां पर बन क्या रहा है, ये देखिए जरा चेक करिएगा, दिस इज फिनोक्साइड आयन। तो सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बनता है, जरा चेक करिए यहां पर, ये हो गया फिनोक्साइड आयन। दिखाई दे रहा है सब लोगों को, आसान है। अब देखिए यहां पर फिनोक्साइड आयन पे ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे ना ऑर्थो पोजीशन पे, अगर आप रेजोनेंस चेक करो, लास्ट वीडियो देखी तो आपने ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव साइन आता है, नहीं देखिए तो प्लीज आप जाके लास्ट वीडियो जरूर चेक करना, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर जैसे ही रेजोनेंस आया तो यहां पर इस ऑक्सीजन, चेक करिएगा यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इस कार्बन पर। ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास नेगेटिव आ गया, और ऑर्थो वाला कंपाउंड मेजर में बनेगा। क्यों, उसका रीजन बहुत ही साफ है, क्योंकि ऑर्थो और यहां पर जो OH ग्रुप, COH और OH ग्रुप आपस में क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वो भी आपको बता दूंगा। पर यहां पर हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, दिखाई दे रहा है। अब यहां पर CO2 पिक्चर में आएगा, क्योंकि अब CO2 अटैक करना है। देखिए CO2 खुद भी एसिडिक नेचर का होता है, ये तो जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये तो पता है एसिडिक नेचर का होता है। अब सीन कुछ ऐसा है, एसिडिक नेचर का यहां पर आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट होंगे इस कार्बन को। ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, आप चेक करिएगा, CO2 इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब सीन कुछ ऐसा है कि जैसे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CO2 को, वैसे ही एक पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए कितना आसान काम है। तो यहां से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बन रहा है, मैं नीचे की तरफ बनाता हूं, जरा चेक करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए फटाफट से, इस तरफ दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली यहां पर डबल बॉन्ड तो था ही, ऑक्सीजन है ही, यहां पर ये बॉन्ड वैसे के वैसे ही हैं, और यहां पर देखिए अब कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फाइनली यहां पर एक ऑक्सीजन था जिसपे नेगेटिव साइन है। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, दिखाई दे रहा है। अभी कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, लेकिन जरा चेक करो कि इस यहां पर जो आपके पास कार्बन दिखाई दे रहा है, उसके पास एक हाइड्रोजन है और इसकी एरोमेटिसिटी नहीं है। तो इसकी एरोमेटिसिटी को वापस से रिटर्न करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन अपनी आहुति देगा, यहां से हाइड्रोजन वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। अब जरा चेक करो यहां से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस से डोनेट करेगा। आप चाहो तो इसको H+ की फॉर्म में बाहर निकाल के सीधे ऑक्सीजन को भी दे सकते हो। सबको समझ में आ गया, एक ही बात है, या फिर आगे वाले स्टेप में दे दो। ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा वापस से माइनस। सबको समझ में आ गया। और ये हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, इसको, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो यहां पर उस ऑक्सीजन को वो हाइड्रोजन मिल गया। तो जरा चेक करो कि क्या बन गया यहां पे, यहां पर ये हुआ, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे है माइनस, ये वापस से बॉन्ड क्रिएट हो गए सबके सब। और यहां पर देखिए जरा चेक करिएगा कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहां पर आ चुका है OH। अब तो हम बहुत ही पास हैं, आपको क्या करना है, एसिडिफिकेशन, H+H2O लिखा होता है या सिर्फ H+ लिखा है तो भी चलेगा, इस प्रोसेस को हम लोग एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ H+ आयन देना है। तो एसिडिफिकेशन करते ही आपके पास आपका जो मेन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। ये लीजिए आपका मेन प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये लीजिए। फाइनली इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सो दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत ही फेमस है अपने नाम से, सिंपल सा मैकेनिज्म है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी है ना। सो फाइनली यहाँ पर ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये इसको यहाँ कर लो, इसको आप नीचे लगा लो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ऑर्थो वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। आप कैसे भी दिखा सकते हो, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन लेते तो उसका ऑक्सीजन ले लेते, वहां भी बन जाता। तो ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इतना बताना होता है कि भैया ये वाला कंपाउंड है जो बनेगा, यहाँ पे यहाँ पर OH आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे COH आ रहा है।
इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल है ना। सो फाइनली गाइस यहां पर हमने फिर से कोल्बेज रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एनसीईआरटी में सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ, मैकेनिज्म नहीं बताया है, मैंने आपको यहां पर मैकेनिज्म बताया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, सिंपल है। सो फाइनली गाइस इसको अच्छे से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो फटाफट से। सो चलिए गाइस अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि फिनोल की बाकी बची हुई केमिकल रिएक्शंस को करना है, लेकिन उससे पहले फिनोल को थोड़ा समझ लेते हैं। फिनोल को समझने से हमें उसके ऊपर होने वाली केमिकल रिएक्शंस बड़े आसानी से समझ में आएगी कि उस पर किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। तो चलिए देखिए जरा गौर से, फिनोल का सीन क्या है। देखिए फिनोल का मतलब है कि आपने सबसे पहले एक बेंजीन रिंग ली, ठीक है। बेंजीन रिंग की अपनी अलग खास बात होती है कि बेंजीन रिंग जो होती है बेसिकली वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये तो जानते हो। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है, पहली चीज तो समझ लीजिएगा। दूसरा, आपने हाइड्रोजन हटा के उस पर एक ऐसा ग्रुप चिपकाया है जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ फेंकता है। इस चीज को समझिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए पहली बात तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से रिच है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन से रिच है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो आएगा इस रिंग पे जाके चिपकेगा। अब चिपकने की, यहां पर चिपकने का सेंस क्या है जरा उसको समझिए। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहां पर आके रिंग पर अटैक करेगा तो वो करेगा क्या? एडिशन होगा उसका, जाके ऐड हो जाएगा या किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। दो तरह की केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है ना। एडिशन का मतलब समझिए, एडिशन का मतलब आपको पाई बॉन्ड को तोड़ना है और ये आके जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए बेंजीन की खास बात इसकी एरोमेटिसिटी है जिसकी वजह से स्टेबल है। इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहां पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को अलग करके खुद जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहां किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है? यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान से समझिएगा, पहले रिंग के हिसाब से बोल रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। इस चीज को समझिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। यह सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, मैं दोबारा समझा देता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन बेंजीन पे, स्पेशली बेंजीन रिंग पे परफॉर्म होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हैं और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आएगा, हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ेगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब खास बात, अब यहां पर पोजीशन तो बहुत सारी हैं। देखिए एक तो कहलाती है ऑर्थो, इस पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में मेटा बोलते हैं, और इस पोजीशन को OH के रिस्पेक्ट में पैरा बोलते हैं। ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब सवाल ये है कि वो तीन पोजीशन पे कहां पे जुड़ेगा। देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसको भी ऑर्थो ही बोलते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है, और इसको मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने तीन जो आपके पास यहां पर सिचुएशंस बनती थी, पोजीशन बनती थी, उनके नाम बता दिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब सवाल ये है कि फिनोल में अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो अटैच कहां होगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से कहां पे अटैच होगा? अब मैंने वो ऊपर लिख ही दिया है, जरा गौर से देखो। OH ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि कैसा यहां पर रेजोनेंस शो करता है? प्लस आर रेजोनेंस शो करता है। इस प्लस आर रेजोनेंस की वजह से जरा चेक करिएगा, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ फेंकता है। एक ऐसा रेजोनेंस दिखाएगा जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाएंगे। ये देखिए, अभी मैं रेजोनेंस बना के दिखा देता हूं, लेकिन इसकी वजह से होता क्या है जरा उसको चेक कर लेते हैं रेजोनेंस बना के। देखिए यहां पर मैं इसका रेजोनेंस दिखा देता हूं, मैंने पहले भी दिखाया था। देखिए OH ग्रुप की खास बात क्या है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? बेसिकली लोन पेयर्स। देखिएगा ध्यान से, ये लोन पेयर क्या करते हैं? बेसिकली रेजोनेंस में हिस्सा बनते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन यहां फेंकता है, जिससे इस कार्बन के होंगे 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड तो वो बना नहीं सकता, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जरा उसको चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान है।
ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुके हैं, यहां पर डबल बॉन्ड बन चुका है और यहां पर इस ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। बाकी बॉन्ड कहां हैं? बाकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो कि इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किधर आया? ऑर्थो पोजीशन पर। इस चीज को समझिए, ऑर्थो पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाहेगा तो वो कौन सी पोजीशन को यहां पर बेसिकली चुनेगा? वो ऑर्थो पोजीशन को चुनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अभी आ जाइए, मान लीजिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। सही है? कौन सी पोजीशन पे शिफ्ट हुए? नीचे वाले पर। तो मैं उसको बना के दिखा देता हूं, जरा गौर से उसको चेक कर लीजिएगा। यहां पर जो अगली यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो चेक करिएगा। यहां पर ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ चुके हैं तो मतलब यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका और यहां पर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं इस कार्बन पे। अब एक पोजीशन कौन सी है? पैरा पोजीशन। सही है? सो फाइनली ये पैरा पोजीशन है। अब आप खुद से सोचिए, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किसको चुनने की कोशिश करेगा? इस पैरा पोजीशन को, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वापस यहां शिफ्ट हुए तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो अगला यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और वो कैसा होगा जरा चेक करिएगा। सो फाइनली वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ यूं। ध्यान से उसको चेक करिएगा कि यहां पर ये तो बॉन्ड एज इट इज है और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं यहां पे और ये यहां पे। अब आप बताइए कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किसको चुनेगा? कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन को चुनेगा। तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अब ये होगा, जरा ध्यान से इसको चेक करेगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। तो ये कंटिन्यूसली रेजोनेंस इसमें चलता रहता है और यहां से एक चीज साबित होती है कि यहां पर जो रेजोनेंस हो रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस किस पोजीशन पे बढ़ रहा है। देखिए वापस चले गए इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और यहां से ऑक्सीजन ने खींच लिया। तो यहां पर हमने चेक किया या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो अटैक करेगा। इसका मतलब आपके पास ऑर्थो या पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड बनेंगे। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने फिनॉल का रिएक्शन करवाया, ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके इस फिनॉल की रिंग पे जुड़ना, फिनॉल पे जो बेंजीन रिंग है यहां पे, इस पे जुड़ना चाहता है, तो या तो वो ऑर्थो वाले कंपाउंड बनाएगा या पैरा वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक कर लीजिएगा, ध्यान से इसको देखिए। या तो वो ऑर्थो वाले कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, या फिर वो पैरा वाले कंपाउंड बनाएगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है, या फिर वो पैरा वाले कंपाउंड बनाएगा। सबको समझ में आ गया? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सिमेट्री होने की वजह से पैरा वाले कंपाउंड मेजर होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर E एक ऐसा ग्रुप है जिसमें OH2E हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ना हो तो पैरा वाले कंपाउंड ज्यादा बनते हैं, वो मेजर कंपाउंड होते हैं। वो मैं आपको आगे भी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि वो मेजर कंपाउंड बनेंगे जिसके अंदर यहां पर सिमेट्री होने की वजह से वो मेजर बन रहे हैं। देखिए ना, वो एक दूसरे से दूर हैं। ये ऐसे ग्रुप हैं एक दूसरे से दूर हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होएगी। वैसे भी वहां पर ये सिमेट्री है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो सिमेट्री है, जिसकी वजह से मेजर बनते हैं और ये माइनर बनते हैं। रादर आपको ये ध्यान रखिएगा, ये मेजर और माइनर का सीन कुछ ऐसा है कि इन दोनों ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूं कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि पैरा वाले कंपाउंड मेजर बनते हैं और यहां पर माइनर कंपाउंड होते हैं ऑर्थो वाले। डिपेंड करता है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए इन दोनों के बीच में। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ऑर्थो वाले ज्यादा होते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, सो उसकी चिंता मत करो। बट यहां पर ये सारी चीजें तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहली बात कि ये जो आपके पास रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इस रिंग पे जुड़ना चाहेगा, लेकिन एडिशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। एडिशन का मतलब तो आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो एडिशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी खास बात ही क्या होती है, इसकी एरोमेटिसिटी।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, पहली बात तो। दूसरा यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे, मेटा वाले कंपाउंड बनेंगे। सबको समझ में आ गया, जिसको मैंने रेजोनेंस के थ्रू समझा दिया है, इसको चेक कर लेना आप, जो कि बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां पर ऑर्थो और पैरा वाले कंपाउंड हमें बनाने। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फटाफट से केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। ले लीजिए फटाफट से, चलिए ले लीजिए। चलिए गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन देखते हैं, दैट इज नाइट्रेशन। तो लिखिए नाइट्रेशन, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नाइट्रेशन को, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी भी है। नाइट्रेशन का मतलब समझिए क्या करना है हम लोगों को। हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड बनेंगे फिनॉल के अंदर। तो चलो सबसे पहले तो नाइट्रेशन में आपको सबस्ट्रेट क्या लेना है, फिनॉल। फिनॉल की ही केमिकल रिएक्शंस हैं, तो फिनॉल तो लेना ही है। आप देखिए फिनॉल पे आपको रिएक्शन करवानी है किसकी, ये देखिए आपको रिंग पे लिखा हुआ मिलेगा HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रेशन है पक्का, और यहां पर प्रेजेंस किसकी है, H2SO4 की। ठीक है, सबसे पहले मैं डिल्यूटेड ले लेता हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपने डिल्यूटेड HNO3 लिया, H2SO4 की प्रेजेंस रखी है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि नाइट्रेशन होने वाला है। यहां पर सबसे पहले पहचानिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होएगा। तो नाइट्रेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल, पहले भी हमने ये केमिकल रिएक्शन कर चुके हैं, बट वो बेंजीन पे किया था, OH ग्रुप नहीं था। ठीक है, बेंजीन पे किया था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2+, जिसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कैसे बनता है मैं चलो थोड़ी देर में बता देता हूं, हालांकि इसको मैंने पहले भी बता के रखा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दूंगा नीचे। अब इन दोनों से नाइट्रोनियम आयन बनेगा, ये फिनोल है, और यहां पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे। तो तुरंत आपको क्या करना है, दो कंपाउंड बनाने। डिल्यूटेड लिखा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, डिल्यूटेड HNO3 के केस में। यहां पर सबसे पहले तो आप ऑर्थो कंपाउंड बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक कर लीजिएगा। OH, और यहां पर आपने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो यहां पर एक तो ये हो गया, क्लियर होता है। दूसरा वाला कौन सा कंपाउंड होएगा, दूसरा है पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड। बहुत ध्यान से इसको चेक कर लेना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर OH और यहां पर NO2, ये पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड। ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल यहां पे बनेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और उसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब जिसको अगर पता नहीं है कि NO2+ कैसे आया, तो थोड़ा मैं नीचे बता देता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक कर लेना। हालांकि मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी चेक कर लो। देखो वहां पर आपने क्या डाल के रखा है, H2SO4। तो सबसे पहला तो जो यहां पर निकल के आएगा सीन, वो इसी का ही है। H2SO4 को मैं यूं भी लिख सकता हूं, HOSO3H। तो सबसे पहले सीन कुछ ऐसा है कि हमें पता है ये एसिड होता है, ये आसानी से प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन देगा कैसे, सबसे पहले ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहां H+ बाहर निकलेगा। अब इस H+ को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जरा चेक करिएगा। अब यहां से इसको इलेक्ट्रॉन खींचे तो H+ बाहर निकला, इसे H+ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो पीछे मदद कौन करेगा, जरा चेक करना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, HNO3 है ना, तो HNO3 में क्या है, HONO2, उसको यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है, यही तो होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचती है, ये H+ आके अटैच हो जाता है इसके साथ। ध्यान से उसको चेक कर लेना, हो गया। अब इसके साथ जब ये अटैच हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जरा चेक करो। HO, यहां पर हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, और यहां पर NO2, और इस पे आ गया पॉजिटिव। अब साफ दिखाई दे रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल सकता है। अब इस ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब पॉजिटिव आ जाए तो खतरनाक सीन बन जाता है। अब ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर इन दोनों के खींच लिए तो वापस उल्टे चले जाओगे, फायदा क्या निकलेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है उसको, और फाइनली जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। इस तरह से नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको लगा देना है। सबको क्लियर हुआ, कहानी समझ में आई। ये पहले भी बता चुका हूं, नहीं पता तो जरा चेक कर लेना कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से NO2+ मिलता है, जिसको आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चिपका देना है। सबको क्लियर हो गया।
मामला समझ में आ गया क्या है। अब एक और खास बात पर आते हैं। यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो कंपाउंड आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बने हैं वो तो एक मिक्सचर में है। सवाल है इसको अलग कैसे करोगे। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट मैंने ये काफी बार करवाया भी है। ठीक है, जो आप एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, वहां पे मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया, लेकिन वापस दिखा देता हूं। जरा देखिए, इनको अलग करना बहुत आसान है। आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप कहोगे कि ये क्या खास है, इसमें बहुत खास चीज, ध्यान से इसको देखना। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको अलग कर सकते हो। अब इसको समझिए, मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। बहुत आसान है, एक कंटेनर के अंदर आपने इन दोनों को भर के रखा है। आप क्या करो, इनको टेम्परेचर दो, ठीक है, और यहां पर क्या करो, एक फ्लास्क लगा लो, इस तरह से अटैच करते हुए लगा लिया। जैसे ही यहां पर आप बर्नर लगा के इसको हीट अप करोगे तो यहां पर एक कंपाउंड होगा जो कि यहां से निकल के वेपर बन के यहां से निकल के यहां इकट्ठा हो जाएगा और एक इसी के अंदर रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दोनों लिक्विड होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो मैं लिखता हूं, यहां पर जरा गौर से चेक करना कि ये जो पैरा वाला कंपाउंड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, पैरा वाला कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑर्थो वाले कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। अब ये क्यों हुआ उसका रीजन बता रहा हूं। ठीक है, ऑर्थो वाले कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। मैं दोबारा समझाता हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है। इसका मतलब बॉइल करोगे तो इस कंटेनर में कौन आके इकट्ठा हो जाएगा, ऑर्थो वाला, और पैरा वाला कहां रह जाएगा, यहां। चेक कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों होता है उसका लॉजिक समझना है और इससे आप आसानी से इनको अलग कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका मतलब ये आसानी से बॉइल होगा। अब ये आसानी से बॉइल होगा तो वेपर बन के दूसरे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, खुद से सोचो। देखिए बहुत आसान है, आप जरा इस यूनिट को देखो कि यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब इनमें इसी यूनिट के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। जरा चेक करना कैसे। यहां पर ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, ये आपके ऑर्थो पोजीशन पर आपने क्या लगा के रखा है, जरा चेक करिएगा। ये है ऑक्सीजन और ये है यहां पर ऑक्सीजन, यही है। अब आप देखो यहां पर इसी यूनिट के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब इसको इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहां पर खुद से देखिए, यहां पर जो दूसरी यूनिट है उसको, ये देखिए यहां पर जो दूसरी यूनिट है ऑर्थो वाली, उसको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसने आपस में ही बॉन्ड बना के रखे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के अंदर ही बना लिए। अब मैं अगर इसको बॉईल करने जाऊंगा, दिमाग लगाओ, अगर मैंने इसको बॉईल किया तो इनका आपस में तो कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, तो ये आसानी से वेपर फॉर्म में चले जाएंगे क्योंकि ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एचबी का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इसलिए दो मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते नहीं है तो आसानी से बॉईल हो जाते हैं। जबकि उल्टा है पैरा के अंदर। पैरा के अंदर सीन क्या है, पैरा के अंदर सीन को देखिए, यहां पर यहां पर कंपाउंड है और एक दूसरा कंपाउंड मैं यहां बना देता हूं। ध्यान से उसको चेक करना, अपने आप से समझ में आएगा। तो पहला कंपाउंड का मैं मान लेता हूं कि भैया इसका जो OH ग्रुप है वो इधर दिखा देता हूं, और पैरा कंपाउंड है तो ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप होगा, वो इस तरफ दिखा देता हूं। दिख गया सब लोगों को। और इसका OH ग्रुप मैं यहां दिखा देता हूं, ये देखिए ये O और यहां पर ये H, इस तरह से दिखा दो, और इसका NO2। देखिए जगह थोड़ी कम है तो मैं दिखा देता हूं। जरा खुद से सोचो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये H बॉन्ड है और यहां पर H बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर H बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब आप खुद से सोचो भाई, ये कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर ये वाला कंपाउंड है और ये दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। इसका मतलब आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप से ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ऑर्थो। दोबारा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले से कम होता है क्योंकि ऑर्थो वाले में तो मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। मतलब इस यूनिट का इस यूनिट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसको बॉइल करना आसान है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और यहां पर इसको बॉइल करना हार्ड है एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, और यहां पर आसानी से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। तो ये नाइट्रेशन आपका पहला केमिकल रिएक्शन हो गया, ध्यान से उसको देख लो। फिर से समझा देता हूं, फिनोल लिया, डिल्यूटेड HNO3 लिया, H2SO4, यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले, डिल्यूटेड को ध्यान से रख लेना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड बनेंगे। और उसमें भी इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना आसान है, क्योंकि ऑर्थो वाले का यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू पैरा, और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड का सीन भी बता देता हूं। ये तो डिल्यूटेड वाले का बताया है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड का सीन जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से इस वंडरफुल केमिकल रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, जब हम आगे चलते हैं, डिल्यूटेड HNO3 और H2SO4 के कॉम्बो से हमने देख लिया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड बनते हैं, तो हमने चेक कर लिया। पर अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तब क्या होगा, जरा उसको चेक कर लो। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब संख्या बहुत ज्यादा है HNO3 की, सबको समझ में आ गया, मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तभी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, और उसके केस में क्या होगा जरा चेक करना। देखिए, सपोज कीजिए कि आपने यहां पर फिनोल लिया है और फिनोल पे अब आप रिएक्शन करवा रहे हो, और यहां पर एरो पर आपने ये लिख दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। देखिए दोनों में फर्क है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप गौर करना कि डिल्यूटेड लिखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 लिया तो इस कॉम्बो से इलेक्ट्रोफाइल तो वही होगा जैसा कि वहां पैदा हुआ था। इलेक्ट्रोफाइल तो यहां पर NO2 प्लस ही होने वाला है, उसमें फर्क नहीं है, NO2 प्लस ही यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये तय है। लेकिन इस केस में यहां पर अब क्या होगा, तो हमें पहले से पता है कि OH ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, इन सबको एक्टिवेट कर देता है। सबको समझ में आ गया, मतलब यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होएगा, तो ये वाले कंपाउंड बनते थे। लेकिन आपने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो पैरा जितनी भी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर आके NO2 प्लस वाला ग्रुप जो है वहां पर आके जुड़ जाएगा। मतलब इस बार ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, जरा चेक करिएगा, ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है। ये लीजिए यहां पर OH, यहां पर भी NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहां पर भी NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्थो और पैरा कोई भी पोजीशन छोड़ने वाला नहीं है। जहां पर नेगेटिव का यहां पर साइन आएगा वहां पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, मेटा को छोड़ के, मेटा पोजीशन पे नहीं है। और ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका आयुपैक नेम लिखना है तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए ये आपके पास मेन कार्बन है जिसके पास आपके यहाँ पर मेन जो आपका ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट पोजीशन, ये देखिए ये फर्स्ट है तो ये सेकंड पोजीशन हो गया, सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखिए सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पे आपने नाइट्रो कंपाउंड जोड़ के रखा है, तो क्या लिखोगे, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। उसके बाद है तो ये फिनोल, तो ये लीजिए, इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल भी कहते हैं। ये आपके पास कार्बन नंबर 1 होएगा तो ये 2, 3, 4, 5, 6, आप देखिए 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल भी कहते हो, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लोगे और H2SO4 की प्रेजेंस रखोगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सवाल काफी बार पूछा गया है। तो यहां पर नाइट्रेशन वाला सीन हमारा खत्म हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। समरी ये है कि अगर आपने डिल्यूटेड HNO3 लिया प्लस H2SO4 लिया तो आपके पास ऑर्थो, ठीक है, और पैरा ये कंपाउंड बनेगा। बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया और H2SO4 तो आपके पास पिक्रिक एसिड बनेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल समराइज कर दिया मैंने कि यहां पर नाइट्रेशन का सीन क्या है, सबको क्लियर है। तो यहां पर हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो चलिए गाइस, आज हम कोशिश करेंगे कि फिनोल की बाकी बची हुई छोटी छोटी केमिकल रिएक्शंस आज इस वीडियो में फिनिश कर ही दें, ठीक है। लास्ट वीडियो तक क्या किया था हमने, नाइट्रेशन, इसके अलावा कोल्बे रिएक्शन और रेमटिमान, ये भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन। तो लिखिए हेलोजिनेशन, तो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है हेलोजिनेशन। अब फिनोल के हेलोजिनेशन के बारे में बात करेंगे। दो सिंपल केमिकल रिएक्शन है जिसको आपको फोकस करना है। जैसे हमने नाइट्रेशन करवाया था वैसे हेलोजिनेशन पे चल रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान से उसको चेक करिएगा। देखिए क्या है, सपोज कीजिए कि आपने यहां पर फिनोल लिया, मैं यहां पर फिनोल लिख रहा हूं,
ये देखिएगा, ठीक है। और फिनोल का रिएक्शन सपोज कीजिए कि आपने ब्रोमीन वाटर से कराया, हेलोजिनेशन में ब्रोमीन भी आता है, ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर लिया आपने। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर एरो के नीचे लिखा है CH2 या फिर लिखा हुआ है CHCl3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। अगर ये मेंशन्ड है इनमें से कुछ भी, तो ये ऐसे सॉल्वेंट है जो कि बहुत ही लेस पोलर होते हैं, ठीक है। लेस पोलर, डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है, लेस पोलर होते हैं। अगर ऐसे सॉल्वेंट नीचे लिखे हुए हैं तो यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन लगने वाला है। और आपको पता है यहां पर कहां कहां ब्रोमीन लगेगा, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां पर दो कंपाउंड बनेंगे, ध्यान से उसको चेक करिएगा। ये लीजिए, यहां पर दो कंपाउंड बनेंगे, मैं इसको इस तरफ बना रहा हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पे आपको ब्रोमीन लगा देना है, एक Br और है, और यहां से आपने हाइड्रोजन हटा दिया था तो HBr बाहर निकल जाएगा, सिंपल है, क्योंकि यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया ना, सब्स्टिट्यूट किया है, तो एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, HBr बाहर निकाल देगा। और साथ में आपको ये भी मिल सकता है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, देखिए ये मिक्सचर मिलेगा आपको इसका, ठीक है, OH, और पैरा पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया है, ब्रोमीन। ये देखिए ये कंपाउंड बनेंगे। अब खास बात, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं, तो पैरा वाला जो है आपके पास कंपाउंड, ये पैरा वाला कंपाउंड है, ये ऑर्थो वाला कंपाउंड है। सो पैरा वाला जो कंपाउंड है वो मेजर बनेगा। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है ये आपका मेजर होगा, ये आपका माइनर होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। देखिए ना, यहां पर दो बड़े बड़े ग्रुप पास हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन यहां पर बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होएगी। सबको समझ में आ गया? ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, लिख लो, ड्यू टू सिमेट्री। एक तो ये सिमेट्रिकल है एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब कई लोगों को ऐसे लगता है कि पता नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा नया शब्द क्या है, कुछ नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका मतलब होता है क्राउडीनेस। अब ये दोनों देखिए ग्रुप दोनों पास पास हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो ये अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। अगर यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो उसको ओवरकम कर जाता, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब जो पैरा वाला आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, कि उसके रीजन दो हैं, एक तो ये सिमेट्रिकल है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अब सेकंड, मान लीजिए कि आपके पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा और सीधे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हो, ध्यान से उसको देखिएगा, 3 ब्रोमीन मैंने वैसे ही लिख दिया है। अगर आपने सीधे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दिया और इनके अलावा कोई भी आपने सॉल्वेंट नहीं डाला है, तो इस केस में हर जगह से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। OH, ये देखिए, इस ऑर्थो पोजीशन पे, इस पैरा पोजीशन पे एंड इस ऑर्थो पोजीशन पे ये कंपाउंड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना बड़ा आसान है। अगर आपने ये सॉल्वेंट डाल दिया तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, मतलब तीनों तरफ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ब्रोमीन लग जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है। और ध्यान से इसको देख लीजिए, फिनोल के केस में अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हो, हेलोजिनेशन करवाते हो, तो इस तरह से प्रोसीड करना है। ये लिखा, ज्यादातर आपको ये मिलेगा लिखा हुआ। अब इसको याद कर लो, अगर आपको ये लिखा हुआ मिल गया तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना जिसमें पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। और आपके पास सीधे ब्रोमीन वाटर लिखा है तो ये बनेगा, सिंपल है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये केमिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका प्रोसेस भी वैसा ही है जैसा कि नाइट्रेशन केस में किया था, तो मैकेनिज्म में ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसको करवाने की कुछ खासी जरूरत है नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को चेक करते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। मैं सोच रहा हूं मैं आप लोगों को जो हेलोजिनेशन अभी किया उसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बता ही देता हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, उसमें भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा करवा देता हूं। देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा था। सबसे पहले आपने फिनोल लिया, फिनोल सबसे पहले फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो H+ को लूज करेगा और इस कंडीशन में चला जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, OH है, सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, और ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से इसको चेक करिएगा, ज्यादातर में ऐसा ही होगा, पहले वो प्रोटॉन को लूज करेगा और मोर रिएक्टिव फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में फिनोल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा,
क्लियर होता है सब लोगों को? ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका ब्रोमीन का खेल शुरू होता है। तो मैं ब्रोमीन को इस तरफ बना देता हूं, ये देखिए ब्रोमीन का खेल। अब आप खुद से सोचिएगा कि एक्चुअल में जो आपके पास फिनोल होता है वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन देता है। इस रिंग के ऊपर होता है सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनमें से हमको इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल तैयार कैसे होगा जरा देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये तो हो जाएगा Br माइनस में, ये वाला, और ये किस में कन्वर्ट होगा? Br प्लस में। बस ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो कि रिंग पे जाके जुड़ेगा। ये चीज मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैकेनिज्म करवा रहा हूं। अब होगा कुछ यूं कि सबसे पहले तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फेंकेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही, उतने में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर शिफ्ट होंगे तो इस ब्रोमीन को अब इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसको ले लो चाहे इसको ले लो, अब ये जाएगा अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। एक ही लाइन में मैंने सारी चीज समझा दी, ध्यान से उसको चेक करना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां फेंकेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये उसकी तरफ जाके जुड़ जाएगा। सिंपल। तो यहां पर क्या होगा जरा चेक करो, ये इंटरमीडिएट बनेगा। चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन यहां का बॉन्ड टूट गया था और यहां पर आपने ब्रोमीन जोड़ दिया। यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो है, उसको दिखाएंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? एरोमेटिसिटी को रिटर्न करेगा, वापस देगा, ये बनेगा कंपाउंड। जरा चेक कर लो, देखो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन फेंके, डबल बॉन्ड आ गया, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहां पर माइनस है, इस ब्रोमीन को चाहिए थे उसके साथ जाके जुड़ गया। क्लियर होता है? एक Br माइनस अलग हो गया, ये ब्रोमीन जाके जुड़ गया, यहां से बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड तो एज इट इज है, यहां लगा दिए मैंने, यही बनेगा। अब देखो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, जिसकी हेल्प कौन करेगा? ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहां फेंकेगा, ये वापस से उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। ठीक है, तो वापस से आपके पास यहां पर क्या बन गया जरा चेक करना। ये देखिए फटाफट से, तो यहां पर ऑक्सीजन पे फिर से आ गया माइनस, यहां पर उसकी एरोमेटिसिटी वापस मिल गई उसको, यहां पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया। अब कुछ नहीं है, प्रोटोनेशन करना है, वापस से H+ उसको मिल जाएगा। ये चेक करिए, ये लो खत्म। सो फाइनली आपके पास OH और ये Br, ये आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बन गया। ऐसा ही पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्यों बना? क्योंकि ऑर्थो पे माइनस आता है, ऐसी पैरा पे भी तो माइनस आता है, तो सेम कंडीशन पैरा पे भी लग जाएगी। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है उसका। और इसमें आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br+। ये बताने के लिए मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया। क्लियर होता है? ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ले लीजिए इसका केमिकल रिएक्शन का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लीजिए। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। जैसे नाइट्रेशन होता है, जैसे हेलोजिनेशन होता है, वैसे सल्फोनेशन भी होता है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जिसकी वजह से मैं ये केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन तो लिखा नहीं, उन्होंने बोला कि ये लिखा है, इसको गैस करके केमिकल रिएक्शन लिखो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो केमिकल रिएक्शन आपको बता दूं। तो जरा चेक करिएगा, देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप फिनोल लिया आपने, ध्यान से इसको चेक करेगा। ठीक है, फिनोल अगर आपने लिया और इसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी H2SO4 से, ठीक है, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फोनेशन होगा। अब इस केस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने लिया, ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग होंगे, टेम्परेचर का कुछ खासा फर्क यहां पर है नहीं, आपको याद नहीं करना है, मैं सीधे आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं। कॉन्सेंट्रेटेड HSO4 के केस में यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होएगा उसको चेक कर लेना। हालांकि सल्फोनेशन हमने 11th क्लास में भी कराया बेंजीन के ऊपर, तो इस केस में सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इस केस में इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H+, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, SO3H+, ये लगाना होता है आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर होता है? अलग अलग टेम्परेचर पे मिक्सचर मिलता है आपको, तो ये अगेन वही वाला सीन है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पता है आपको तो आप क्या करो, या तो ऑर्थो या फिर पैरा, लेकिन यहां पर मिक्सचर मिलता है, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। ये देखिए, या तो आपको ऑर्थो कंपाउंड मिलेगा, OH है और यहां पर SO3H लगा दिया। क्लियर होता है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। HSO4 से सल्फोनेशन होता है, SO3H वाले कंपाउंड बनेंगे, या फिर आपके पास पैरा वाला। क्लियर होता है? लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस ऐसी बना दो तो ऐसे मिक्सचर वाले कंपाउंड भी बनेंगे। जरा चेक करना, ये देखिए SO3H ऑर्थो और पैरा वाला बन गया। मे भी हो सकता है
कि आप आगे प्रोसीड करते जाओ तो ऐसा मिक्सचर वाला कंपाउंड भी बन जाए। जरा चेक कर लेना उसको, ये OH है, यहां पर क्या लिखा हुआ है SO3H ऑर्थो पे, और यहां पर पैरा पोजीशन पे भी मिक्सचर वाले कंपाउंड भी बन सकते हैं। और आगे जाओगे तो तीनों जगह भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्लियर होता है? अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, जरा चेक करेगा। ये जो लास्ट में मैंने कंपाउंड बनाया ना, कौन से वाला, जरा चेक करेगा, ये वाला। उससे आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, ध्यान से उसको चेक कर लो। मिक्सचर वाले कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसा क्यों है? कई लोग सोचेंगे ये कैसे हो गया। जरा आप खुद से सोचिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी रेजोनेंस में या तो ऑर्थो पे दिख रही थी या फिर पैरा पे। क्लियर होता है? अगर कंडीशंस कंट्रोल की जाएं, या तो ऑर्थो वाला मिलेगा या पैरा वाला। मे भी हो सकता है कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा एक एक पोजीशन उसने सब्स्टिट्यूट की हो। थोड़ा और आगे जाओगे तो तीनों हो जाएंगी। क्लियर होता है? अब यहां पर जरा चेक करो, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, 4, 5 एंड 6। 2 और 4 पोजीशन पे आपने SO3H लगा के रखा है। और एक्चुअल में यहां पर आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है 2,4 सब्स्टिट्यूटेड, जो सल्फोनिक एसिड दिख रहा है आप लोगों को, डायसल्फोनिक एसिड, 2,4 डायसल्फोनिक एसिड जो आपको दिख रहा है फिनोल के केस में, यहां पर अगर आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हो, HNO3 के साथ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने लिया है, तो ये सबसे अच्छा मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने का। अब देखिए, ये था इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा था आपको बताऊंगा। ये सबसे अच्छा मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने का। यहां से सारी चीजें बाहर चली जाएंगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो, आपको ये लाइन लिखा हुआ मिलेगा। पिक्रिक एसिड क्या होता है भाई? ये देखिए 2,4 और उसके बाद 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और ये यहां से पिक्रिक एसिड बनाना जो है बेसिकली सबसे ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होएगा, इसीलिए मैं इसको बताना चाह रहा था। 2,4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड जो आपके पास फिनोल वाला दिख रहा है, अगर उसकी HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास पिक्रिक एसिड बनेगा। और ये रिएक्शन बताने के लिए मैंने सोचा मैं एक बार आपको बता दूं क्या सीन चल रहा है। क्लियर होता है? सो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4 यहां पर जो आपके पास सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड फिनोल दिख रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो पिक्रिक एसिड, यहां से इसका प्रोडक्शन सबसे फाइन होता है। मोस्ट फाइन प्रोडक्शन लिख लेना, मोस्ट फाइन प्रोडक्शन, ठीक है। मोस्ट फाइन मतलब सबसे ज्यादा यील्ड होगा यहां पे, इसीलिए मुझे इसको बताना पड़ा। तो फटाफट से इस छोटी सी केमिकल रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। है बहुत ही आसान, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पहचानना क्या है। उसके बाद जब आप इस पे पहुंच जाओगे तो HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा। इसको आप गौर से लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब तो कुछ 2-3 छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब हम लास्टली देखेंगे कि फिनोल का अगर रिडक्शन कराएं और फिनोल का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली मगअप करने की कोशिश करेगा। सिंपल केमिकल रिएक्शन और बहुत बार पूछ ली जाती है, आसान भी बहुत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ यहां पर फिनोल, यहां पर रिडक्शन कराने की कोशिश करते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, सिंपल केमिकल रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ फिनोल, सबसे पहले आप फिनोल लो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फिनोल लिया। सबसे पहले तो ये चेक करिएगा, फिनोल रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये रिडक्शन का काम करेगा कौन? एक्चुअल में एक काम करेगा जिंक। तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे जिंक से तो कुछ भी नहीं है। जिंक क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को अपने साथ निकाल लेगा और ZNO जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा और फाइनली यहां पर बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। तो फिनोल की रिडक्शन से बेंजीन बनता है। सो ये इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो फिनोल की रिडक्शन से बेंजीन बनेगा। ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है, ZNO यहां से बाहर निकल जाता है, बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से उसको चेक करिए। दूसरा, उसके बाद रिडक्शन के बाद हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा? तो इसके ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो हमने क्या लिया यहाँ पे? फिनोल। चेक करो, यहाँ पर ये फिनोल हमने लिया। अब उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो Na2Cr2O7, ठीक है, प्लस यहाँ पर H2SO4। क्लियर होता है सब लोगों को? ये कॉम्बो इस्तेमाल कर सकते हो, इसको जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। क्रोमिक एसिड भी कहेंगे इसको, इसके कॉम्बिनेशन से क्रोमिक एसिड मिलेगा आपको। यहां से अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, देखो Na2Cr2O7, देखो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर होता है? H2SO4 भी साथ में लिया हुआ है।
तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर बेंजोक्विनोन बनेगा, उसको चेक कर लेना यहाँ पे। और आपको इसको सीधे मगअप करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछ ले आता है बेंजोक्विनोन क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, उसको हम लोग बेंजोक्विनोन बोलते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन। तो यहां पर हमारे सारे केमिकल रिएक्शन पूरे हो चुके हैं, किसके केस में, फिनॉल के केस में। ध्यान से इसको चेक कर लो, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, और इसको आपको डायरेक्टली मगअप करना है। जरूरत नहीं है इनके मैकेनिज्म की, बेवजह मैकेनिज्म को भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर कभी भी आज तक पूछा नहीं गया इनके मैकेनिज्म को। इसको, ये तो बहुत ही आसान है, इसके मैकेनिज्म को कभी नहीं पूछा गया, जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो ध्यान देना ही नहीं है हमें। सीधे फिनॉल पे फोकस करो, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बेंजोक्विनोन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने लिखा है। तो यहां पर फाइनली हमने ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म कर लिए हैं गाइस, ठीक है। आप लोग एक एक केमिकल रिएक्शन को कॉपी के अंदर लिखो, सीक्वेंस में आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका होता है, कॉपी में लिखो अच्छे से सारी केमिकल रिएक्शंस को, एक बार लिखने के बाद देखो, उसके बाद फिर से बिना देखे लिखो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और आप फोकस करो रिएजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, उसके हिसाब से सोचना शुरू करो क्या होने वाला है, ठीक है। ये फाइनली केमिकल रिएक्शन थी, स्क्रीनशॉट ले लिया। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क गिवन है, उसको ईमानदारी से आपको करना है। अब फिनोल के बाद हमें ईथर की तरफ मूव करना है, कुछ एक छोटा मोटा बचेगा तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर करवा दूंगा। ईथर की तरफ मूव करेंगे और ईथर भी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो कोचिंग जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। एक बार धीरे से सरकाओ कि यार आप ये देखो एक बार, ठीक है। उसके अलावा आप मेड इजी केमिस्ट्री चैनल को हेल्प कर सकते हैं, वाया पेटीएम डोनेट कर सकते हैं, आप चाहें तो वाया बैंक अकाउंट भी डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटा छोटा डोनेशन हमें काफी मदद करेगा, हमारे मोराल को बूस्ट करेगा। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।